हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटेक्निक स्टडीज़। मैं हूँ आर के सिंह एंड आज इस क्लास पे हम स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सेकंड चैप्टर, जो कि है लॉस ऑफ फोर्स के बारे में। तो पहला जो क्लास था हमारा, वहाँ पे हमने फोर्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी, एंड जो फोर्स का जो यूनिट्स है, ठीक है, वेरियस सिस्टम में जो यूनिट्स हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस कर चुके थे पहले ही क्लास में। तो आज इस क्लास को शुरू करते हैं लॉस ऑफ फोर्स को देखे। एंड क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास देखने के बाद अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं आज के क्लास के ओर, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे लॉस ऑफ फोर्स के बारे में। ओके, तो देखो, सबसे पहले हमें जो जानना है कि इस चैप्टर में हम पहले जानेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, ठीक है, कि फोर्स कितने टाइप्स में आ सकते हैं एंड कितने फॉर्म्स में हो सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें हम पहले क्लियर कर लेते हैं, देन उसके बाद धीरे धीरे हम लॉस में घुसेंगे। ओके, लॉस के बारे में हम सीखेंगे। तो चलो देखो, अभी एक इमेजिन कीजिए, एक बॉडी यहाँ पे है एंड यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस फोर्स का कोई ना कोई तो डायरेक्शन होगा, ठीक है, इस फोर्स का कोई ना कोई तो डायरेक्शन होगा, जिसे कि हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से। ये जो पॉइंट हमें दिख रहा है, ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दैट फोर्स। ओके, इस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ है एंड हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से एक लाइन देके, ठीक है। तो इसी लाइन को हम कह सकते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स, ठीक है। ये एक डायरेक्शन को शो कर रहा है एंड इसी लाइन को हम कह सकते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स, क्योंकि फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन एंड एरो सिंबल हमें चाहिए होता है। ओके, फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन एंड एक एरो सिंबल चाहिए होता है, क्योंकि फोर्स का जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। इसीलिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा, इसी डायरेक्शन को हम कह सकते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स, ठीक है। बात समझ में आया? अभी देखो, ये लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर बेस करके हमें कुछ टाइप मिल जाएंगे यहाँ पे फोर्स का। ओके, तो चलो पहला जो टाइप आ जाएगा कोप्लेनर फोर्सेस का, ठीक है। कोप्लेनर फोर्सेस क्या है? कोप्लेनर फोर्सेस आर दैट फोर्सेस जिसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम प्लेन पे लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल देखो, ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, ये टोटल जो व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड का जो सरफेस है एक प्लेन है, ठीक है, जो कि अर्थ के रेस्पेक्ट पे ये वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। ओके, अगर इसमें 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा फोर्स हमारा कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है, तो हमें क्या दिखने को मिल रहा है कि ये तीनों फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है इसी प्लेन पे लाई कर रहा है, सेम प्लेन पे क्या लाई कर रहा है। तो ये तीनों फोर्स क्या हो जाएगा? कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है, कोप्लेनर फोर्सेस, क्योंकि इसका प्लेन जो है वो सेम है। ओके, तो चलो ये हो गया कोप्लेनर फोर्स के बारे में। एंड दूसरा जो टाइप मिल जाएगा हमें, वो है कनकरेंट फोर्सेस। कनकरेंट फोर्सेस, कनकरेंट फोर्सेस क्या है? देखो, 2 या 3 फोर्सेस या उससे भी ज़्यादा फोर्सेस, जिन सारे फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है एक कॉमन पॉइंट के थ्रू पास होगा बा हो रहा है। ओके, ठीक है। अगर ये मान लीजिए ये तीनों फोर्स क्या है, ये तीनों फोर्स इस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है, तो ये तीनों फोर्स क्या कहलाएगा? कनकरेंट फोर्स। बात समझ में आया? कनकरेंट फोर्स क्या है? ओके, कोप्लेनर फोर्सेस लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन पे रहेगा, कनकरेंट फोर्सेस लाइन ऑफ एक्शन सेम पॉइंट के थ्रू पास होगा। ओके, अभी चलो ये दोनों टाइप के कॉम्बिनेशन में, ठीक है, कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स, ठीक है, ये दोनों टाइप अगर कंबाइन किया जाए तो मिल जाएगा हमें कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस। मतलब देखो, यहाँ पे जो तीनों फोर्स हमें दिख रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन पे है, सेम प्लेन पे है ना, इसी सरफेस पे है। ओके, तो ये फोर्स एंड ये फोर्स, ये तीनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इसी सेम प्लेन पे है एंड साथ साथ क्या है कि तीनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है सेम पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है, मतलब दोनों कंडीशन मिल रहा है,
ठीक है, दो कंडीशन यहाँ पे मिल रहा है। पहले तो प्लेन जो है सेम है एंड दूसरा जो है सेम पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है, मतलब दो कंडीशन हमें मिल रहा है। ठीक है, एक कोप्लेनर का मिल रहा है एंड एक कंकरेंट का मिल रहा है, तो दोनों मिला के जो मिलेगा हमें कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स। बात समझ में आया? ठीक है, तो चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्या है? कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स। कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स मतलब वो सारे फोर्सेस जो कि कोप्लेनर है लेकिन कंकरेंट नहीं है। ये तीनों फोर्स देखो, ये तीनों फोर्स क्या है? अलग अलग है। ठीक है, एंड ये एक सेम पॉइंट के थ्रू पास नहीं हो रहा है। ओके, सेम प्लेन में है लेकिन क्या है? कॉमन पॉइंट के थ्रू इसका, इन तीनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो है पास नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये तीनों फोर्स कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स। ठीक है, कोप्लेनर लेकिन नॉन कंकरेंट फोर्स। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स। नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स, कंकरेंट फोर्स तो पता चल चुका है कि सेम पॉइंट के थ्रू क्या होगा? पास होगा। लेकिन कोप्लेनर मतलब नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर मतलब क्या? कि एक प्लेन पे नहीं रहेगा। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ठीक है, हमारा फोर्स क्या है? कंकरेंट है, इसीलिए सेम पॉइंट के थ्रू पास होगा लेकिन सेम प्लेन पे नहीं रहेगा। मान लीजिए ये मैंने दो अलग फोर्स लिया, ठीक है, ये दो अलग अलग फोर्स है। ठीक है, एक फोर्स यहाँ पे इस एंगल पे अप्लाई हो रहा है, एक फोर्स यहाँ पे इस एंगल पे अप्लाई हो रहा है। तो देखो ये तीनों जो फोर्स हो गया, तीनों फोर्स क्या सेम प्लेन पे लाई कर रहा है? नहीं, एक तो इधर से आ रहा है, एक एंगल इस प्लेन के साथ कुछ एंगल बना के आ रहा है एंड ये फोर्स इस तरफ से आ रहा है कुछ एंगल बना के। ठीक है, तो ये तीनों फोर्स जो है अलग अलग प्लेन से आ रहा है। ठीक है, अलग अलग प्लेन पे है, तो क्या है? ये है नॉन कोप्लेनर। ओके, नॉन कोप्लेनर। लेकिन क्या है कि एक पॉइंट के थ्रू तीनों फोर्स जो है पास हो रहा है, मतलब ये है कंकरेंट फोर्स। तो कुल मिला के क्या हो गया हमारे पास? नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स। ठीक है, चलो ये हो गया। ओके, अभी बात करते हैं नेक्स्ट टाइप जो कि है कोलिनियर फोर्स। कोलिनियर फोर्स क्या है? कोलिनियर मतलब एक ही लाइन। कोलिनियर हमारे नाम में ही अर्थ जो है यहाँ पे छुपा हुआ है। लाइक देखो क्या है कि एक लाइन है हमारा एंड इस लाइन पे ही जितने सारे फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है इसी लाइन पे क्या है? लाई कर रहा है। ओके, ये है F1 है, ये है F2 एंड ये है F3। ओके, वो सारे फोर्सेस कोलिनियर फोर्सेस है जिसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? एक ही लाइन है, एक ही लाइन में जिन सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन लाई कर रहा है। ओके, तो वो सारे फोर्सेस है कोलिनियर फोर्सेस। मतलब समझ में आया कि देखो ये सिंगल लाइन है एंड इसी लाइन में ही हमारा जो F1, F2 एंड F3 थ्री फोर्सेस था, ये तीनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है ये सिंगल लाइन पे ही है। ठीक है, सिंगल लाइन पे ही है, इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है सेम है, इसीलिए ये तीनों फोर्स कहलाएगा क्या? कोलिनियर फोर्सेस। ओके, कोलिनियर फोर्सेस। चलो हो गया। अभी देखो पुल एंड पुश के बारे में जान लेते हैं। ओके, ये धक्का क्या है? खींचना क्या है? ठीक है, तो पुल एक हो गया, पुल एक हो गया, पुश। ओके, देखो पुल क्या है एंड पुश क्या है। अभी किसी बॉडी को मूव कराने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना होगा। किसी बॉडी को अपने उसका जो जगह है, इनिशियल स्टेट है, ठीक है, मान लो यहाँ पे है, ये बॉडी यहाँ पे है, इस बॉडी को मूव कराना है हमें। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना है? फोर्स अप्लाई करना है। ओके, अभी देखो ये सामने वाला है, हम इधर मूव कराएंगे, बॉडी को मूव कराएंगे इधर। ओके, तो ये हो गया सामने वाला फेस एंड ये हो गया पीछे वाला फेस। अगर फोर्स को हम सामने की तरफ अप्लाई करते हैं, फॉरवर्ड एंड पे अप्लाई करते हैं एंड जो डायरेक्शन है, फोर्स का जो डायरेक्शन है, बॉडी को उसी डायरेक्शन पे मूव करा रहे हैं। मान लीजिए ये बॉडी है एंड इस बॉडी को हम इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या फॉरवर्ड एंड पे हम फोर्स अप्लाई किए एंड बॉडी को इधर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो फोर्स आएगा हमारे पास, ये फोर्स होगा क्या? पुल फोर्स। ओके, एंड अगर हम पीछे लगाते हैं फोर्स को, पीछे की एंड पे, ओके, बॉडी के पीछे अगर हम फोर्स को लगाते हैं एंड फोर्स जिस डायरेक्शन पे अप्लाई हुआ है उसी डायरेक्शन पे बॉडी को मूव करा रहे हैं, तो पीछे का फोर्स हो जाएगा पुश एंड सामने का हो जाएगा पुल। बात समझ में आया? अगर फॉरवर्ड एंड पे हमने फोर्स को अप्लाई किया तो फोर्स हो जाएगा पुल फोर्स एंड पीछे अगर हमने लगाया
तो हो जाएगा पुश फोर्स। ओके, ठीक है। अभी चलो एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। एक्शन क्या है एंड रिएक्शन क्या है। एक्शन है एक्टिव फोर्स जो कि किसी भी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, वो है एक्शन, ठीक है, क्योंकि ये एक्टिव है। ओके, एंड रिएक्शन मतलब रिएक्टिव फोर्स, अप्लाई होने के बाद जो फोर्स डेवलप होगा, ठीक है, जो फोर्स रिटर्न मिलेगा हमें, वो फोर्स है रिएक्टिव फोर्स, ठीक है। ओके, बात समझ में आया। एक्शन क्या है? एक्शन मतलब एक्टिव फोर्स, रिएक्शन मतलब रिएक्टिव फोर्स। एक्टिव फोर्स जो कि किसी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, रिएक्टिव फोर्स अप्लाई होने के बाद, एक्टिव फोर्स अप्लाई होने के बाद जो फोर्स डेवलप होगा या फिर जो फोर्स वहाँ से रिटर्न मिलेगा हमें, वो फोर्स है हमारा रिएक्शन, ठीक है। अभी चलो चलते हैं टेंशन में। टेंशन क्या है? देखो, अगर इसी बॉडी को हम किसी रस्सी से, किसी वायर से या फिर किसी रॉड से खींचेंगे तो इस रॉड में या फिर इस वायर में या फिर क्या रॉड में जो फोर्स लगेगा, ठीक है, जो फोर्स आएगा, उस फोर्स को हम कहेंगे टेंशन फोर्स। मतलब मान लीजिए आप छत से, अपना सेलिंग से, अपना जो रूम है उस सेलिंग से अगर एक रस्सी दे के किसी वेट को आपने हैंग कर दिया, ओके, किसी वेट को आपने ऐसा रख दिया, तो ये रोप में जो फोर्स एक्टिव होगा, इस रोप में जो फोर्स एक्टिव होगा, उस फोर्स को हम कहेंगे टेंशन फोर्स, ठीक है। ओके, अभी चलते हैं थ्रस्ट में। थ्रस्ट क्या है? देखो, कोई भी फिक्स सरफेस पे अगर कंप्रेसिव फोर्स लगता है, ठीक है, कंप्रेसिव लोड या फिर कंप्रेसिव फोर्स लगता है, तो उस फोर्स को हम कह सकते हैं थ्रस्ट, ठीक है। एक फिक्स सरफेस है और यहाँ पे एक कंप्रेसिव लोड लग रहा है, ठीक है, तो इस केस में हम इस फोर्स को कह सकेंगे थ्रस्ट। ओके, चलो ठीक है। अभी और कुछ टाइप रह गया है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन देख लीजिए। अट्रैक्शन क्या है, रिपल्सन क्या है? अट्रैक्शन मतलब है कोई भी विजिबल मीडियम को यूज़ ना किए, ठीक है, ऐसे किया जा सकता है। देखो, दो बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे दो बॉडी है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी यहाँ पे, ओके, ये बॉडी इस बॉडी को खींच रहा है, ये बॉडी इस बॉडी को खींच रहा है, यानी ये बॉडी भी ये बॉडी को खींच रहा है, दोनों आपस को खींच रहा है, लेकिन बीच में कोई विजिबल मीडियम नहीं है, ठीक है, बीच में कोई रस्सी नहीं है, कोई रॉड नहीं है, या फिर कोई दूसरा कोई मीडियम नहीं है। ओके, अगर बिना मीडियम के कोई फोर्स लग रहा है एंड एक दूसरे के ओर खींच रहा है, तो उस फोर्स को हम कह सकेंगे अट्रैक्शन। बात समझ में आया? बिना मीडियम के, मीडियम नहीं रहेगा वहाँ पे, ठीक है, बिना मीडियम के, विदाउट एनी विजिबल मीडियम, इफ देयर इज एनी फोर्स, ओके, दैट फोर्स इज कॉल्ड अट्रैक्शन, ठीक है। एंड रिएक्शन क्या है? अट्रैक्शन, रिपल्सन, ठीक है, रिपल्सन नॉट रिएक्शन, ठीक है, रिपल्सन। अब रिपल्सन क्या है कि रिपल्सन भी सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे दोनों जो बॉडी है एक दूसरे को धक्का देगा, दूर भेजने की कोशिश करेगा। ओके, ऐसा अगर फोर्स होता है तो उस फोर्स को कहेंगे हम रिपल्सन फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है ना। मान लीजिए ये बॉडी जो है इस बॉडी को धक्का दे रहा है, लेकिन बीच में कोई विजिबल मीडियम नहीं है कि जिस एक रॉड से मैं धक्का दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, लेकिन धक्का दे रहा है, ये बॉडी इस बॉडी को फोर्स दे रहा है, धक्का दे रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो फोर्स आएगा वो फोर्स है रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं तो देखो, ये अगर हमारा मैग्नेट है, ये आयरन है, तो क्या होगा कि ये मैग्नेट इस आयरन को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, लेकिन बीच में कोई मीडियम नहीं है, बीच में कोई भी मीडियम नहीं है कि रस्सी बांध के खींच रहा है, ऐसा नहीं है ना, बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, लेकिन ये खींच रहा है, तो ये हो जाएगा अट्रैक्शन फोर्स का एग्जाम्पल। एंड रिपल्सन का एग्जाम्पल लो तो ये आपका मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट है, एंड इधर जो है नॉर्थ पोल है एंड इधर भी है नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल क्या है कि एक दूसरे को दूर भेजने की कोशिश करेगा, ठीक है, बीच में कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे फोर्स जो होगा वो होगा रिपल्सन फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। अभी चलो, अभी इसके बाद हम एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स के बारे में भी जान लेते हैं। एक्सटर्नल फोर्स क्या है? अगर कोई बॉडी पे एक्सटर्नली बाहर से कोई फोर्स एक्टिव हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, तो उस फोर्स को हम कह सकेंगे एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स मतलब क्या? किसी भी बॉडी पे अगर बाहर से कोई फोर्स एक्टिव हो रहा है, अप्लाई हो रहा है,
तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब इंटरनल फोर्स क्या है देखो, किसी भी बॉडी पे अगर कोई फोर्स बाहर से अप्लाई हो रहा है तो ये बॉडी में क्या है, ये एक्सटर्नल फोर्स क्या है, इधर इसको मूव कराएगा या फिर इसका डिफॉर्मेशन कराएगा। ठीक है, इधर इसको मूव कराएगा ये फोर्स या फिर इसका डिफॉर्मेशन कराएगा। ठीक है, अभी मान लीजिए कि ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, ये बॉडी जो है मूव नहीं हो रहा है, मतलब क्या है, ये फोर्स इसका डिफॉर्मेशन कराएगा। अभी इसका जो साइज शेप एंड साइज है इसको चेंज कराएगा। ठीक है, लेकिन क्या ये बॉडी क्या है, अपने अंदर एक फोर्स डेवलप कराएगा, जो फोर्स क्या करेगा, इस एक्सटर्नल फोर्स का जो इफेक्ट है इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा या फिर रेजिस्ट करेगा। ठीक है, इसको अपोज करेगा। ओके, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स इंटरनली डेवलप हो रहा है इसे हम कह सकेंगे इंटरनल फोर्स। जैसे कि स्ट्रेस एक इंटरनल फोर्स है। ओके, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम इलास्टिसिटी को लेके पढ़ेंगे तब जाके हम स्ट्रेस के बारे में सीखेंगे। लेकिन ये स्ट्रेस एक इंटरनल फोर्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर किसी भी बॉडी पे बाहर से कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो फोर्स इधर उस बॉडी को मूव कराएगा, ठीक है, या फिर उस बॉडी को डिफॉर्म कराएगा। अगर डिफॉर्म कराता है तो उस बॉडी के अंदर क्या है, एक रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होगा, जो क्या करेगा कि इस एक्सटर्नल फोर्स का जो इफेक्ट है उसको रेजिस्ट करेगा। ठीक है, एक लिमिट होता है इसका अपना, ये हम इलास्टिसिटी में अपने ठीक तरह से पढ़ लेंगे। ओके, अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। तो अभी हम ये इंटरनल फोर्स के बारे में जान चुके हैं, जो इंटरनली डेवलप हो रहा है किस लिए, एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। चलो अभी बात करते हैं रिजल्टेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स के बारे में, रिजल्टेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स के बारे में। ओके, तो देखो अभी बात करेंगे हम रिजल्टेंट के बारे में एंड कंपोनेंट के बारे में। ओके, कंपोनेंट, रिजल्टेंट एंड कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। रिजल्टेंट क्या है, कोई भी बॉडी पे अगर 2 या 3 फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, किसी भी बॉडी पे अगर 2 या 3 फोर्स अप्लाई हो रहा है, मान लीजिए ये दोनों फोर्स अप्लाई हो रहा है, अगर ये दोनों फोर्स को मैं सिंगल फोर्स में रिप्लेस करने की कोशिश करूं, ये दोनों फोर्स का जो इफेक्ट है, ठीक है, इस बॉडी पे अगर ये दोनों फोर्स को मैं सिंगल फोर्स में रिप्लेस करने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा। ओके, ठीक है, ये दोनों फोर्स को मैंने क्या किया कि ये सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर दिया, मतलब ये दोनों फोर्स का कंबाइंड इफेक्ट होगा क्या, ये सिंगल फोर्स, ये दोनों फोर्स मिलके इस बॉडी पे जो इफेक्ट कर रहा है, ओके, ये दोनों फोर्स मिलके जो इफेक्ट कर रहा है इस बॉडी के ऊपर, ये सिंगल फोर्स ही उतना कर देगा। ओके, तो ये फोर्स हो जाएगा ये इन दोनों फोर्स का क्या, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, ये दोनों फोर्स का कॉम्बिनेशन फोर्स, ठीक है, जो मिल गया हमारे क्या, रिजल्टेंट रूप में। ठीक है, रिजल्टेंट के आकार में मिल गया हमारे ये दोनों फोर्स का कॉम्बिनेशन फोर्स। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमें पता चल चुका है, रिजल्टेंट क्या है, 2 या 3 फोर्स का कंबाइंड फोर्स। ठीक है, एक सिंगल फोर्स। कंपोनेंट क्या है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि 2 फोर्स का जो कंबाइंड इफेक्ट है एक सिंगल फोर्स के आकार में हमने यहाँ पे दिखाया। ओके, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक फोर्स को हमने ये जो मान लीजिए इस बॉडी को ये फोर्स खींच रहा है, सिंगल फोर्स खींच रहा है, हमें इस बॉडी को इस फोर्स को क्या है कि 2 फोर्स में स्प्लिट करना है, तो क्या करेंगे, कुछ इस तरह से कर देंगे। ठीक है, ये सिंगल इफेक्ट, ये सिंगल फोर्स का जितना इफेक्ट है ये दोनों फोर्स का बिल्कुल उतना ही इफेक्ट है। ठीक है, तो ये फोर्स का कंपोनेंट फोर्स हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये दोनों फोर्स का अगर कंबाइंड फोर्स निकालूं तो मुझे फिर ये फोर्स ही मिलेगा। ओके, बिल्कुल एकदम रिजल्टेंट का उल्टा। रिजल्टेंट में हमने क्या देखा कि 2 फोर्स मिलके ओके एक कंबाइंड फोर्स बना रहा है रिजल्टेंट। अभी कंपोनेंट क्या है, इसी जो 2 फोर्स या फिर 2-3 फोर्स मिलके रिजल्टेंट फोर्स दिखा रहा है वो सारे फोर्स हो जाएगा कंपोनेंट फोर्स। मतलब ये रेड वाला हो जाएगा रिजल्टेंट एंड ये 2 ब्लैक वाला हो जाएगा क्या, कंपोनेंट। बात समझ में आया।
ठीक है ना। चलो अभी ये रिजल्टेंट एंड कंपोनेंट के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे हम अगले ही लेक्चर में, ओके। क्योंकि हमें कंपोनेंट एंड रिजल्टेंट निकालना भी आना चाहिए, एंड क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी आता है, ओके। कंसेप्ट अच्छी तरह से ले लीजिए कि रिजल्टेंट क्या है एंड कंपोनेंट क्या है। अभी नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में ही हम इसको लेके छेड़खानी करेंगे, ठीक है, ओके। छेड़खानी करेंगे क्योंकि इससे बहुत न्यूमेरिकल आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, ओके। अभी चलो, अभी और दो या तीन रह गया है, पहले वो देख लेते हैं। इक्विलिब्रेंट एंड इक्वल फोर्स। इक्विलिब्रेंट क्या है? देखो इक्विलिब्रेंट क्या है कि किसी भी बॉडी में अगर 2 या 3 फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इस बॉडी में अगर ये दोनों फोर्स अप्लाई हो रहा है, ओके, तो इसका एक रिजल्टेंट फोर्स भी होगा। 2 फोर्स या 3 फोर्स अप्लाई होगा तो रिजल्टेंट फोर्स भी होगा, ओके, ठीक है। ये रिजल्टेंट फोर्स है। देखो ये दोनों फोर्स अप्लाई हो रहा है इस बॉडी पे, ये बॉडी क्या इधर मूव करेगा, ओके। ये दोनों फोर्स को मैंने सिंगल फोर्स से रिप्रेजेंट किया जो कि है रिजल्टेंट। अभी देखो इक्विलिब्रेंट क्या है कि इस बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने के लिए जो फोर्स हमें अप्लाई करना होगा उस फोर्स को हम कहेंगे इक्विलिब्रेंट। मतलब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, ये रिजल्टेंट फोर्स किधर ले जा रहा है? इधर ले जा रहा है, ठीक है। तो हमें एक दूसरा फोर्स इधर लाना होगा, इधर अप्लाई करना होगा, जिससे कि ये दोनों फोर्स का जो कॉम्बिनेशन इफेक्ट है वो 0 होगा, ठीक है। मतलब ये बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, ठीक है, एकदम स्टैटिक कंडीशन में रहेगा, ओके। तो ये जो फोर्स है ये फोर्स होगा इक्विलिब्रेंट फोर्स, ओके। इक्विलिब्रेंट फोर्स, बात समझ में आया क्या इक्विलिब्रेंट फोर्स है? किसी भी बॉडी में अगर 2 या 3 फोर्स अप्लाई हो रहा है, ओके, किसी भी बॉडी में 2 या 3 फोर्सेस अप्लाई हो रहा है तो उस बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने के लिए जो फोर्स अप्लाई करना होगा उस फोर्स को हम कहेंगे इक्विलिब्रेंट, ओके, ठीक है। अब ये जो इक्विलिब्रेंट होता है, ओके, ये जो सारे फोर्स अप्लाई होगा बॉडी पे, उस फोर्स का जो रिजल्टेंट है उसका ऑपोजिट एंड सेम मैग्नीट्यूड का होता है। मैग्नीट्यूड सेम चाहिए लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट चाहिए, तभी जाके क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा। देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा, ये दोनों फोर्स अप्लाई हो रहा है इस बॉडी पे, ये बॉडी मूव कर रहा है इधर, ठीक है। इसका एक रिजल्टेंट, अपना एक रिजल्टेंट फोर्स है। इसी रिजल्टेंट फोर्स का जितना मैग्नीट्यूड है उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगा दे तभी जाके ये जो बॉडी होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट जो है इक्वल फोर्स। अभी 2 फोर्स को हम इक्वल फोर्स तब कह सकते हैं जब वो दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल होगा एंड डायरेक्शन जो है अपोजिट होगा, जिससे कि अगर ये इक्वल फोर्स किसी भी बॉडी पे अप्लाई होगा तो वो बॉडी क्या होगा, एकदम इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, रेस्ट कंडीशन पे होगा, ठीक है ना। अभी देखो ये जो दोनों फोर्स है, ये दोनों फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल फोर्स कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसीलिए ये दोनों फोर्स है क्या, इक्वल फोर्सेस, ओके, ठीक है। तो चलो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं अब से, ओके। ये तो सिर्फ कंसेप्ट था जो कि आपको क्लियर करना था, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। चलो आज का, तो अभी बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स के बारे में। देखो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो अब ये एक बॉडी है, इसमें मैंने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया, फोर्स इस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 पे अप्लाई हो रहा है। अभी इसी बॉडी पे अगर मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई ना करके इस पॉइंट पे अप्लाई किया, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पे, तो क्या इन दोनों में इस फोर्स का इफेक्ट जो है सेम होगा? ये फोर्स भी P है, ये फोर्स भी P है, फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, अलग अलग है, ओके। पहले तो P1 पे हो रहा था एंड P2 पे हो रहा था। क्या ये बॉडी में, ठीक है, ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है अलग अलग पॉइंट पे, तो क्या इन दोनों केसेस में फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो सेम होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने अप्लाई किया तो बॉडी को इस तरह से घुमाने की कोशिश करेगा एंड ये यहाँ पे अगर अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे इस डायरेक्शन पे घुमाने की कोशिश करेगा, रोटेट करवाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इफेक्ट होगा जो कि अलग होगा, लेकिन ये इफेक्ट सेम हो सकता है,
कंडीशन है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी यही कंडीशन को कहता है, ओके। जैसे अगर मैंने P1 पॉइंट को ट्रांसफर करके इसी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन में कोई पॉइंट P2 पे ले गया, ठीक है। P1 से मैंने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को ट्रांसफर करके P2 पे ले गया, ठीक है, ओके। एंड ये P2 कहाँ है, लाइन ऑफ एक्शन में ही है, P फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन में ही है। तब जाके क्या होगा, ये जो फोर्स का जो इफेक्ट है ये बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग है लेकिन सेम रहेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल सेम लाइन ऑफ एक्शन पे ही लाई करता है। एंड क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है कि ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट बॉडी के अंदर फिक्स कंडीशन में होना चाहिए, फिक्स पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों पॉइंट फिक्स पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, ओके। तो देखो अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा जाता है, ओके। पहला टॉपिक हमने रिजल्टेंट एंड कंपोनेंट देखा था, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहाँ से जो है हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। चलो अभी जो बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, ठीक है। थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। अभी ये थ्योरम क्या कहता है ये हम देख लेते हैं एंड इससे हम रिजल्टेंट को डिराइव करेंगे, ठीक है, कि किसी भी 2 फोर्स का जो रिजल्टेंट इफेक्ट है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, हम इसी थ्योरम के सहारे निकालेंगे। चलो देख लेते हैं कैसे। देखो एक बॉडी पे, मान लो बॉडी पे 2 फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। 2 फोर्स अप्लाई हो रहा है P एंड Q, ओके। मैंने क्या 2 फोर्स लिया, P फोर्स एंड Q फोर्स, ठीक है। एंड डायरेक्शन भी मुझे पता है, डायरेक्शन मैंने यहाँ पे दिया। एंड इन दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल है वो है अल्फा, ठीक है। बात समझ में आया कि एक बॉडी है जिस बॉडी पे 2 फोर्स एक्ट हो रहा है एंड उनके आपस का जो एंगल है क्या है, अल्फा है। एक फोर्स P है एंड एक फोर्स है Q, ठीक है। अभी देखो ये दोनों फोर्स को अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एक पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जो कि ये O पॉइंट था हमारा, O पॉइंट ये है एंड ये है एक पैरेललोग्राम एंड पैरेललोग्राम का इस पॉइंट से एडजेसेंट साइड ये दोनों साइड है। इन दोनों साइड से क्या कर रहा हूँ मैं कि P एंड Q को उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के साथ साथ इसी 2 एडजेसेंट साइड से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये होगा P एंड ये होगा Q। ये पैरेललोग्राम का 2 एडजेसेंट साइड क्या कर रहा है, ये P एंड Q फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड भी एंड उसका डायरेक्शन भी, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, जो रिजल्टेंट होगा, वो क्या होगा, इसी पॉइंट से जो डायगोनल आएगा ना पैरेललोग्राम का, वही होगा इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट इफेक्ट, ठीक है। तो थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम बस यही कहता है, ओके। तो चलो अभी हम यहाँ से सीखेंगे रिजल्टेंट को कैसे डिराइव किया जाता है, इस थ्योरम को काम पे लगा के कैसे हम रिजल्टेंट को डिराइव करेंगे एंड रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है ये हम कैसे निकालेंगे। चलो देख लेते हैं अभी, देखो, ठीक है। तो ये मान लो पैरेललोग्राम है एंड क्या है कि मैंने अभी इसको नाम दे रहा हूँ A, B एंड C एंड ये तो O पॉइंट है। अभी O एंड A जो लाइन है हमारा इस पैरेललोग्राम का, जो OA साइड है, इस साइड को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ओके। एक्सटेंड करके मैंने B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OA लाइन जो एक्सटेंड हो चुका है उस लाइन तक, ओके। तो ये D मान लो, ठीक है। ये क्या है, ये है 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल, ओके। तो अभी आप देख सकते हैं कि OBD एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा हो चुका है तो इसको आप सीधा करके एकदम ड्रॉ कीजिएगा, ओके, ठीक है। कुछ इस तरह से मान लीजिए। तो पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये अगर Q हो तो ये भी Q होगा, ठीक है ना। चलो अभी मैंने क्या कहा कि OBD एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, ठीक है ना।
तो अभी देखो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने पिथागोरस थ्योरम तो पता है हमें। पिथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है बोलो, हाइपोटेन्यूज मतलब हमारा रिजल्टेंट ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बेस स्क्वायर मतलब ओ डी स्क्वायर प्लस क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब बी डी, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर ट्रायंगल ओ बी डी, फॉर ट्रायंगल ओ बी डी क्या है, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, क्योंकि ओ बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे हमने पिथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया, ओके, जो कि है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो ये जो ओ बी है, ओ बी का वैल्यू हमें पता है आर, तो आर स्क्वायर बन गया हमारा, एंड ओ डी मतलब क्या है, ओ ए प्लस ए डी, ओ ए प्लस ए डी, ठीक है, इसका स्क्वायर बन जाएगा, एंड बी डी तो बी डी ही रहेगा, ठीक है ना। अभी देखो ये सारे साइड्स को हमें किससे शो कराना है, पी एंड क्यू के टर्म्स पे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है ना यहाँ पे, ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज क्या है, क्यू है, एंड एंगल क्या है, एंगल अगर पी एंड क्यू के बीच का एंगल हमारा अल्फा है तो इसका एंगल भी अल्फा होगा। तो ये छोटे से ट्रायंगल का हमें क्या पता है, एक साइड पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, एंड एंगल भी पता है, एंड ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसीलिए हम इसका बेस भी निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं। किससे निकालेंगे, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, इससे निकाल सकते हैं, साइन एंड कोसाइन से, ठीक है। तो देखो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस मतलब क्या है, इसका रेशियो क्या आता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है ए डी, ठीक है, बेस है ए डी एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, क्यू है, तो इससे हम ए डी को निकाल सकते हैं, ए डी क्या होगा, क्यू कॉस अल्फा। एंड वैसे ही अगर साइन अल्फा को ले, साइन अल्फा का रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, बी डी है, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, क्यू है, तो यहाँ से हम बी डी को भी निकाल सकते हैं, बी डी क्यू साइन अल्फा, ठीक है ना। तो हमें क्या मिल गया, ए डी एंड बी डी मिल गया। तो यहाँ पे ए डी एंड बी डी का वैल्यू बिठा दो, ओ ए मतलब क्या है, ओ ए मतलब है पी, तो यहाँ पे पी लग जाएगा, एंड ए डी मतलब लग जाएगा हमारा क्यू कॉस अल्फा इसका होल स्क्वायर प्लस बी डी मतलब क्यू साइन अल्फा इसका स्क्वायर, ठीक है। अभी स्क्वायर लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, ये किसका फॉर्मूला है बोलो, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, जो कि होगा पी स्क्वायर प्लस 2 क्यू कॉस अल्फा प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पे क्या होगा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अभी देखो पी स्क्वायर प्लस 2 कॉस अल्फा, यहाँ पे दोनों क्यू स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, तो बच गया हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, ये पता है हमें, तो इसका मतलब ये टोटल बन जाएगा 1, तो हमारे पास हो जाएगा क्या, पी स्क्वायर प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा ना, ऐसा ही आएगा। तो अब हम रिजल्टेंट को इस तरह से लिख सकते हैं, देखो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, रिजल्टेंट का वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज़ करके, ओके। तो आपको अभी पता चल चुका है रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तब जाके ये जो इक्वेशन है हमारा, ये जो डिराइव हुआ अभी, इसको हम यूज़ करेंगे तब, ओके। एंड अभी एक चीज़ बाकी रह गया, ओके, जो कि है ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, ओके। तो मान लेते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट पी के साथ थीटा एंगल पे है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है पी साइड के साथ या फिर पी फोर्स के साथ थीटा एंगल पे है, तो थीटा एंगल निकालो, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा मतलब क्या है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, टेन थीटा का रेशियो क्या था,
परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, BD है, BD मतलब क्या है हमें पता है, Q साइन अल्फा, एंड बेस क्या है, ये है हमारा OD मतलब क्या है, OD मतलब है P प्लस AD Q cos अल्फा। तो देखो P प्लस Q cos अल्फा, सॉरी ये Q होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमें इसका डायरेक्शन भी मिल गया, रिजल्ट पहले तो रिजल्टेंट का वैल्यू मिल गया एंड रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी हमें मिल गया, किसके सहारे, थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस के सहारे, ठीक है। तो आज से जो अगला वीडियो आएगा, अगला वीडियो में हम इसी फॉर्मूला का जो हमने अभी अभी डिराइव किया, इस फॉर्मूला का यूज सीखेंगे एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, अगले क्लास में। ओके, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास पे कुछ मज़ेदार न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू वेरी मच।